हेलो चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं सोल्यूशन का 9th पार्ट, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर दिए हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आता है, कब डिप्रेशन आता है? जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। सोल्यूशन कैसे बनाओगे? सोल्यूट मिक्स करके। ठीक है, तो सोल्यूट मिक्स करने पे डिप्रेशन कैसे आता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, इस चीज़ को यहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी लगाऊंगा, वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको समझाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझना जरूरी है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा। कभी कभी नीट या जेई के एग्ज़ाम में क्या करता है, सीधा ग्राफ ले आके रख देता है और वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको उठा के रख दिया जाएगा। तब अगर आप ग्राफ नहीं पढ़े होंगे तो उस क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए जितनी भी एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस वीडियोस में भी जहाँ भी ग्राफ आया है वहाँ मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट करके आपको समझाया भी है। ठीक है, स्लाइड में ऐड करके आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ करनी है कि जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है उनको समझना है, उनको अच्छे से सॉल्व भी करना है। ठीक है, अगर वो आपके क्वेश्चन का पार्ट है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी लगाने वाले हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोग समझ गए हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जरूर जाके देखिए, पहले समझ के आइए कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर में लोअरिंग कैसे होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझे रहेंगे तब आगे की वीडियोस, यानी जो आगे मैं समझाने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आपके दिमाग में घुसेंगे, रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कोड बोल दीजिए तो हो तैयार, करोगे वार। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन, देखें ये ग्राफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ हमने समझाया था। उसके बाद ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है आप बता दो। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से। ठीक है, अभी वेपर प्रेशर के टर्म में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, चेंज। ठीक है, चेंज क्या डेफिनेशन है कि ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें, जहाँ पे लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी लिक्विड का लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर हो और सॉलिड फेज में जो वेपर प्रेशर हो, वो दोनों अगर जिस टेम्परेचर पे वो बराबर हो रहे हैं, उसी टेम्परेचर को उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया? क्लियर हुई? वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। वही लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ लें। क्या लिया हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉलिड फेज। उसके सॉलिड फेज में उसका वेपर प्रेशर दोनों अगर बराबर हो जा रहे हैं, मान लीजिए ये वाला हैंड जो है ये लिक्विड फेज को, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सॉलिड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दोनों जब बराबर हो जाएंगे दोनों वेपर प्रेशर, तो इस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, अब इसी में डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन कैसे आएगा? ठीक है, तो वो समझते हैं।
डिप्रेशन। पहले मैं ऐसे ही समझाता हूँ, फिर ग्राफिकली भी समझाऊंगा, दोनों तरह से आपको समझना है, ठीक है। देखिए डिप्रेशन कैसे आएगा, मान लो हमारे पास, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब प्योर सॉल्वेंट है तो इसका कुछ टेम्परेचर पे ये क्या हो रहा होगा, ठीक है, फ्रीज हो रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए वो टेम्परेचर, जब प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर लेते हैं तो वो कितना लेते हैं, TF0 लेते हैं, ठीक है, नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का कुछ टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, उसमें सल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, सल्यूट मिलाने से क्या हुआ कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कब निकलेगा, जब उसका लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर बराबर होगा, तभी वही पॉइंट होगा, उसी टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट को हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उसका ये सॉलिड फेज है, ठीक है, सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर है और प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, वेपर प्रेशर अभी यहाँ पे धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जा रहा है। तो एक टाइम आएगा जब वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। यानी इस टेम्परेचर को हम प्योर सॉल्वेंट का क्या कह देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस लिक्विड में, जो लिक्विड हमने लिया है, इस लिक्विड में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है, सॉल्यूट ऐड करने से मैंने पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसी में बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप प्योर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जा रहा है तो अब फ्रीजिंग पॉइंट को अटेन करने के लिए और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तभी तो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज बराबर होंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अब क्या हुआ, वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन, जैसे ही सोल्यूशन बनाया गया तो वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो अब उसको सॉलिड फेज तक लाने के लिए, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर तक लाने के लिए और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि वो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि और टेम्परेचर आपको घटाना पड़ रहा है ना, सॉल्यूट ऐड करने के बाद घटाना पड़ रहा है, यानी डिप्रेशन हो रहा है, कमी आ रही है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। यानी कि मान लीजिए वाटर है, सिंपली समझिए कि वाटर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया तो सॉल्ट ऐड करने के बाद अब जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो और कम होगी। समझ में आ रही बात, और क्या होगी, और डिक्रीज हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट, और कम टेम्परेचर पे वो जाके फ्रीज होगा। समझ में, ठीक है, क्लियर हुई। तो यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार ग्राफिकल मेथड से भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ में क्या दिया है, पहले यहाँ पे समझो, देखो ध्यान से आप ग्राफ देखिएगा, आपको अगर पीछे इस चीज़ नहीं समझ में आएंगे तो यहाँ समझ जाएंगे, ठीक है। देखो लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड जब प्योर सॉल्वेंट है तो ये यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ था, ठीक है। पहले वेपर प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। कैसे डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते किस पॉइंट पे आ रहा है, उस पॉइंट पे आ रहा है जहां पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो गए, बराबर होगा। और जिस पॉइंट पे ये दोनों बराबर हुए इसी पॉइंट को क्या कह रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह रहे हैं। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये इस टेम्परेचर पे ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन जैसे ही आपने ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, लेकिन जैसे ही आपने इसका सोल्यूशन बनाया तो सोल्यूशन बनाते ही देखो इतना वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ गया कि नहीं। वेपर प्रेशर पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे, और सेम टेम्परेचर पे उसी प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इतना डिक्रीज हो गया कि नहीं, यानी लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर में, हो रही है कि नहीं। और वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, ठीक है। तो लोअरिंग हुई,
अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते हमें जिस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जा रहा था, उस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। उससे जब और कम वेपर प्रेशर और कम टेम्परेचर दे रहे हैं और कम टेम्परेचर करते जा रहे हैं, तब यहाँ पे जाके एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाके वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो किसके बराबर हो रहा है, उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए ये टेम्परेचर ज़्यादा है कि नहीं, ये टेम्परेचर ज़्यादा है यानी पहले ज़्यादा टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा था, अब और कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है। ये देखो ये यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है ना, ये टेम्परेचर, ठीक है, पहले यहाँ पे फ्रीज हो रहा था इस वाले टेम्परेचर पे, यहाँ TF0 पे, ठीक है। अब कहाँ पे हो रहा है, TF पे हो रहा है, ये कम है कि नहीं, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ये कम है कि नहीं, यानी पहले ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था, जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब कम टेम्परेचर पे हो रहा है यानी डिप्रेशन आया, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। समझ में क्लियर हुई, बातें क्लियर हुई, समझ में। तो ये चीज़ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो मैथमेटिकली इसमें क्या है, मैथमेटिकली सेम एज जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा है, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे मैंने क्या कहा, TF0 किसको मानेंगे, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको क्या मानेंगे, TF0, ठीक है, फ्रीजिंग, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं TF जो कि किसका है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सोल्यूशन का FP, ठीक है, समझ में। तो यहाँ से डिप्रेशन यानी कमी जो आ रही है फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितनी आ जाएगी, तो डेल्टा TF इजिकल टू हो जाएगा, डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, कौन ज़्यादा है, ज़्यादा यहाँ पे है TF0। तो हम यहाँ पे देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, इसलिए जो डेल्टा TB आ रहा था वो इक्वल होता था TB माइनस TB0 के। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट में आएंगे तो यहाँ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू होती है TF0 माइनस TF, ठीक है। और ये डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ठीक है। मोलैलिटी किसका, सोल्यूट का, भाई सोल्यूशन का, ठीक है, सोल्यूशन की मोलैलिटी होती है ना, तो ये मोलैलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है दैट इज KF, और KF मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा मोलैलिटी, और ये आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे KF जो है ये क्या है, KF क्या है, ठीक है, तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, देखो यूनिट हमेशा याद रखनी है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है इसकी यूनिट। समझ में, क्या नाम है इसका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको मिल गया, जो फाइनल फॉर्मूला क्या है कि डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को चाहे तो आप जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने किया था वैसे ही चेंज कर सकते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, KF मल्टीप्लाई मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या 1000 अपॉन, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आ जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये पूरा इक्वेशन आपको क्या दे रहा है,
कि आप अगर वैल्यूज़ दी हैं, कुछ भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें कोई भी वैल्यूज़ दी हैं और दूसरी वैल्यू को कह रहा है कि फाइंड आउट करिए, तो आप इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस इक्वेशन डेल्टा टी एफ को भी तोड़ के लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ नॉट, ठीक है, ये क्या बनेगा, टी एफ नॉट माइनस, ठीक है, टी एफ नॉट क्या है, टी एफ नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, के एफ, ठीक, मल्टीप्लाई W2 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1, ठीक है। W1 क्या है, ये ग्राम्स में रहेगा, ग्राम्स में क्यों रहता है, क्योंकि भाई ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। ये KF क्या है ये समझ में आया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसको कहा जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा आपका डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है, वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आया, ठीक है। फॉर्मूला क्या करना है, आपको जनरली याद रखना है, ये पूरी चीज़ें आप, ठीक है, कॉपी में एक बार नोट कर लेंगे, फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। तो इसके साथ साथ देखो ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ ये आपके लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लाइटली मत लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो KF और ये जो KF और KB हमने अभी दिखाया है, KF क्या था, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और KB क्या था, मोलल कांस्टेंट या फिर एबल्स्कोपिक कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। देखो ये जो यूनिक वाले नेम है ना, एबल्स्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नेम याद रखिएगा, क्योंकि जनरली एग्जामिनर्स जो होते हैं वो ऐसे ही नेम NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे नेम रखते हैं जिसको हो सकता है आपके टीचर्स यूज ना कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब एबल्स्कोपिक कांस्टेंट आ गया, आपको पता ही नहीं है एबल्स्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, तो आप वहीं फंस जाओगे, ठीक है। तो हमेशा उन चीज़ों को आपको नोट डाउन या माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF को कहते हैं, KB को क्या कहते हैं, एबल्स्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, उसके साथ साथ मोलल कांस्टेंट भी कहा जाता है KB को, और KF को क्या कहा जाता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो KF और KB की वैल्यूज हैं, ये KF और KB की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, यानी सॉल्वेंट कैसा है, यानी जो आपने सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन में सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट जो आपने यूज किया है वो सॉल्वेंट, ठीक है, उस सॉल्वेंट के नेचर कैसा है, उस सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि KF और KB की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें KF और KB की वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स कई बार पूछे गए हैं, कई सारे एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में, JEE के एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये वहाँ के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है ये फॉर्मूले में, KF इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई M1, ठीक है, TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू H फ्यूजन। H क्या है, एंथैल्पी। ये सारे टर्म्स मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। KF आप जान ही रहे हैं क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। R क्या है, R है गैस कांस्टेंट, R है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे M1 जो है ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई कह रहा है ना कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, ये है M1, ठीक है। TF नॉट क्या है, TF, ठीक है, तो TF का स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है भाई, वही अभी तो निकाला है, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का, ठीक है। तो वो उसके बाद TB नॉट क्या होगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, TB नॉट, सॉरी TB का स्क्वायर, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे 1000 तो है ही, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो H फ्यूजन दिया है, ये H फ्यूजन का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर आपको KB या KF की वैल्यू दी होगी। अगर KB या KF की वैल्यू पूछ रहा है सॉरी,
ठीक है, खांसी आ गई बहुत तेजी से। एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, ये क्या है, फ्यूजन, क्योंकि केएफ में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और एच वेपर्स में क्या है, एच वेपर्स जो लिखा है ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ किसका, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, समझ में आ रही बात, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की एंथैल्पी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा अगर केबी और केएफ की वैल्यू पूछ रहा है। हो सकता है कभी कभी केएफ और केबी की वैल्यू दे देता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछ लेता है। तो आपको इन्हीं दो फॉर्मूले का यूज़ करना है और इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके आप केएफ या केबी की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है, इसलिए नीट और जेईई में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा और याद रखिएगा केबी और केएफ की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती हैं। समझ में आया, क्लियर हुई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन करा है वो समझ में आ गया, क्लियर हो गई, आगे बढ़े, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भाई देख लीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं इस बार सॉल्व करके नहीं दूंगा, आप कमेंट नहीं करते हो, बताते नहीं हो कि आपको क्वेश्चन आया, समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए इस बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भाई हमारे बच्चे सीरियस हैं कि नहीं पढ़ाई को लेकर, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन में, 45 ग्राम ऑफ एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल लिया गया है और उसको मिक्स किया जा रहा है 600 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट करिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिक्रीज कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, और फिर ये भी फाइंड आउट करिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, ठीक है। तो डिक्रीज जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा आपका डेल्टा टीएफ से, डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, भाई केबी की वैल्यू दी नहीं है, सॉरी केएफ, ठीक है, केएफ आपको यहाँ पे गिवन होना चाहिए था, ठीक है। केएफ किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, तो वाटर का एनसीईआरटी में दिया होगा, वाटर का जो केएफ की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली गिवन होगी आपको एनसीईआरटी में, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। केएफ और उसके बाद W2 दिया है, वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है, यहाँ पे फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन मोलर मास ऑफ, ठीक है, सल्यूट, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, C2H6O2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और M2, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है W1 की वैल्यू कितनी है, 600 ग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकलेगी, यानी डिक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वाटर दिया है ना, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन, ठीक है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही तो वाटर फ्रीज होता है, यानी 273 केल्विन पे वो फ्रीज हो रहा है। अब आपको कह रहा है कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू, देखिए यहाँ से डेल्टा टीएफ निकल गया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यही तो होता है, ठीक है। आपको डेल्टा टीएफ पता है, टीएफ नॉट पता है, टीएफ निकालना है, तो टीएफ को इधर कर लो, डेल्टा टीएफ उधर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा टीएफ इज इक्वल टू, ठीक है, टीएफ नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है माइनस, ठीक है, डेल्टा टीएफ, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, ठीक है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये है वैल्यू, ठीक है। तो टीएफ हमें क्या निकालना है, टीएफ निकालना है, यानी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो टीएफ को उधर कर दो, डेल्टा टीएफ इधर कर दो, तो टीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डेल्टा टीएफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 273, और डेल्टा टीएफ नॉट की वैल्यू कितनी है, 273, और डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगी जब इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू वो रख दिया और उसके बाद डायरेक्टली माइनस करके टीएफ की वैल्यू निकाल दी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और फिर सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा द मोस्ट अवेटेड
जो एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे वॉन्ट हाफ फैक्टर, एबनॉर्मल मासेस के बारे में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अपनी जिम्मेदारी आपकी क्या है कि रेगुलर पीरियोडिक रिवीजन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप रेगुलर जो भी वीडियोस मिल रही हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चीज़ों को जब तक आप अपने तरीके से करके नहीं चलोगे तब तक मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसको तो करना ही है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी में इन सभी चीज़ों को अपने पढ़ाई का पार्ट बनाइए, ठीक है। पीरियोडिक रिवीजन हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, मैं केवल केमिस्ट्री का नहीं कह रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का एक पीरियोडिक रिवीजन पार्ट बनाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम्स आएंगे ना तो आप, क्योंकि सब कुछ पढ़ना होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे सब कुछ के चक्कर में जब पढ़ोगे तो फंस जाओगे। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहीं से धीरे धीरे चीज़ों को इतना अच्छे से तैयार करके चलिए कि वहाँ पे आपको एक बर्डन ना हो कि अरे ये चैप्टर तैयार करना है। कुछ नहीं करना है, शॉर्ट नोट बनाया, उसको एक बार पढ़ा, आपका चैप्टर तैयार हो गया। तो उस लेवल की तैयारी जब रहेगी तब वहाँ टेंशन नहीं होगी। लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं रहेगी तो जैसे ही जनवरी आया, जनवरी क्या, दिसंबर आया, तुरंत टेंशन पड़ने लगेगी कि अरे तैयार करना है। और दिसंबर आने में बहुत देर नहीं है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने और हैं। 2 महीने कैसे बीतेंगे आपको पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी में दशहरा है, इसी में दिवाली है, इसी में सारे जितने अलग अलग चीज़ें हैं सब हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखनी है। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले ऑस्मोसिस में डिफाइन करूँगा और सारी चीज़ों को बताते हुए हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से आपका टॉपिक को एकदम करेंगे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।